हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रुधिर या ब्लड। दोस्तों, यह टॉपिक इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि कंपटीशन की अगर तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक होगा। तो आइए दोस्तों, हम रुधिर के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो रुधिर की दोस्तों जो फर्स्ट जो पॉइंट है, रुधिर की उत्पत्ति जो दोस्तों होती है वह भ्रूण के मीजोडर्म स्तर से होती है। कोई पूछे कि रुधिर की उत्पत्ति किससे होती है, तो रुधिर की जो उत्पत्ति होती है वह भ्रूण के मीजोडर्म भ्रूण के मीजोडर्म स्तर या लेयर से होती है। स्तर से होती है। यानी दोस्तों रुधिर की उत्पत्ति दोस्तों भ्रूण के मीजोडर्म स्तर से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। जो नेक्स्ट जो दोस्तों जो पॉइंट है, जो हमारा रुधिर होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो यहां से भी दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो रुधिर जो है वह तरल संयोजी ऊतक है। यानी रुधिर दोस्तों किस प्रकार का ऊतक है, तो रुधिर जो हमारा है वह तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट जो दोस्तों जो पॉइंट है, रुधिर विज्ञान को दोस्तों हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। रुधिर विज्ञान को दोस्तों क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। उसको दोस्तों क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट जो पॉइंट जो दोस्तों है, हमारे रुधिर का अगर जो पीएच मान है वो जो देखा जाए तो रुधिर का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 7.4। और आप लोगों को मालूम है कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह पदार्थ उदासीन कहलाता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वह पदार्थ अम्लीय कहलाता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। यानी देखा जाए तो जो हमारा रुधिर है वह क्या है दोस्तों, वह हल्का क्षारीय है। हमारा रुधिर दोस्तों क्या है, हल्का क्षारीय है। उसके बाद रुधिर का दोस्तों हमारे कुल शरीर के भार का, जो रुधिर का जो भार होता है वो 7 से 8% होता है। यानी दोस्तों रुधिर का भार कितना होता है, हमारे कुल शरीर के भार का कितना होता है, 7 से 8%। यानी शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का 7 से 8% भार किसका दोस्तों होता है, रुधिर का होता है। यानी अगर जो मान लीजिए हमारा अगर जो शरीर का वेट, अगर हमारे शरीर का वेट 100 केजी है तो उसमें रुधिर के द्वारा भार दोस्तों कितना होगा, 7 से 8 केजी होगा। यानी रुधिर का भार दोस्तों कितना केजी होगा, 7 से 8 केजी होगा। अगर हमारे शरीर का वेट कितना है या भार कितना है, 100 केजी है, तो रुधिर का कितना भार होगा, 7 से 8 केजी होगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट जो दोस्तों होता है,
अगर जो रुधिर का निर्माण का अगर जो बात करें दोस्तों, तो रुधिर का निर्माण बोन मैरो, जिसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, उसमें होता है। यानी रुधिर का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। और यह दोस्तों जो लंबी लंबी और मोटी मोटी जो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं, उसके अंदर दोस्तों यह अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें था, तो आइए इसको हम दोहरा लें। कोई पूछे कि रुधिर की उत्पत्ति दोस्तों किससे होती है, तो भ्रूण के मीजोडर्म स्तर से होती है। जो दूसरा जो पॉइंट है, यानी रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, तो रुधिर जो हमारा है दोस्तों वह तरल संयोजी ऊतक है, जिसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक को दोस्तों क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दूसरी बात, रुधिर विज्ञान को दोस्तों क्या कहते हैं, तो रुधिर विज्ञान को हीमेटोलॉजी कहते हैं, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर का पीएच मान दोस्तों पूछता है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7.4 होता है। जो हमारा रुधिर होता है वो हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट जो दोस्तों जो पॉइंट है, रुधिर का जो भार जो होता है दोस्तों, हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। यानी अगर जो हमारे शरीर का वेट 100 kg है, तो उसमें रुधिर का भार दोस्तों कितना होगा, 7 से 8 kg होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है, तो रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो होता कहाँ पे है, तो जो हमारे शरीर के अंदर लंबी तथा मोटी जो हड्डियां पाई जाती हैं, उसके बीच में ना दोस्तों अस्थि मज्जा चाहे बोन मैरो पाया जाता है। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों आते हैं। जो हमारा रुधिर होता है उसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक को प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग को दोस्तों कहते हैं रुधिर कणिका। तो हमारे रुधिर के दोस्तों कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। हमारे रुधिर के दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक को क्या कहते हैं, एक को प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे को दोस्तों क्या कहते हैं, दूसरे को रुधिर कणिका। तो यहाँ पे दोस्तों रुधिर कणिका को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रुधिर कणिका का दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो प्लाज्मा जो होता है वह हमारे रुधिर का 55% भाग होता है। यानी जो फर्स्ट जो पॉइंट है प्लाज्मा के बारे में, यानी प्लाज्मा जो होता है वह रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो यह हमारे रुधिर का 55% भाग होता है। इसमें दोस्तों अगर इसमें जल की अगर बात की जाए, तो इसमें H2O की मात्रा जो होता है वह 90 से 92% होता है। यानी कोई पूछे कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है, तो कितना होता है, 90 से 92% दोस्तों होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट जो दोस्तों जो है, प्लाज्मा के अंदर यानी प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में दोस्तों 6 से 8% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें अगर जो प्रोटीन की अगर जो बात करें हम, इसमें अगर जो प्रोटीन की बात करें, तो इसमें फाइब्रिनोजेन, इसमें दोस्तों
फाइब्रिनोजेन एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम 6 से 8% दोस्तों प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसमें से कुछ प्रोटीन दोस्तों क्या है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन्स ये हैं। दोस्तों ये तीनों पदार्थ का वो जो निर्माण की अगर जो बात करें तो ये तीनों प्रकार के प्रोटीन या चाहे तीनों प्रकार के पदार्थ का जो निर्माण होता है वो हमारा लीवर करता है। कोई पूछे कि फाइब्रिनोजेन का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है या चाहे यकृत करता है। एल्बुमिन का निर्माण कौन करता है, तो लीवर या यकृत। ग्लोब्यूलिन्स का निर्माण दोस्तों कौन करता है, तो लीवर और यकृत। तो यहाँ पे ना कुछ ग्लोब्यूलिन्स ऐसे होते हैं जिसका निर्माण हमारे लिम्फाइड अंगों द्वारा भी होता है। यानी ग्लोब्यूलिन से कुछ प्रकार के ऐसे होते हैं जिसका निर्माण लिम्फाइड अंगों में होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम एक का टॉपिक देते चलें। जो फाइब्रिनोजेन जो होता है दोस्तों वह रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है, अच्छा काम करता है। तो फाइब्रिनोजेन का दोस्तों कार्य क्या है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करना या थक्का बनाना। एल्बुमिन का दोस्तों अगर कार्य देखा जाए तो एल्बुमिन का जो कार्य होता है वह परासरण दाब को बनाए रखना, परासरण दाब और जल तथा लवण के मात्रा को बनाए रखना। तो दोस्तों एल्बुमिन का कार्य क्या होता है, यह हमारे शरीर के अंदर परासरण दाब का नियंत्रण तथा नियमन करता है और उसके साथ साथ जल तथा लवण का भी क्या करता है, जल तथा लवण का भी नियंत्रण और नियमन करता है। यानी जल तथा लवण की मात्रा को भी यह क्या करता है, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन्स का अगर काम देखा जाए दोस्तों, ग्लोब्यूलिन्स की, तो यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ग्लोब्यूलिन से दोस्तों क्या करता है, तो यह शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, ग्लोब्यूलिन्स शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। फाइब्रिनोजेन दोस्तों क्या कर रहा है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद कर रहा है। एल्बुमिन क्या कर रहा है, यह हमारे शरीर के अंदर परासरण दाब और जल तथा लवण की मात्रा को क्या कर रहा है, संतुलन बनाने का कार्य कर रहा है। ग्लोब्यूलिन शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा है, ग्लोब्यूलिन से दोस्तों क्या कर रहा है, शरीर का सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। इसमें से ना दोस्तों कुछ ग्लोब्यूलिन ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव जो होते हैं उनको नष्ट करते हैं, और इस प्रकार के ग्लोब्यूलिन को दोस्तों क्या करते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन कहते हैं। यदि जो गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वह शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करते हैं, तो उस ग्लोब्यूलिन्स को दोस्तों क्या कहते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन्स। तो ये दोस्तों 3 प्रकार के पदार्थ का आप लोग नाम कत्ते एकदम याद किए रहिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रोथ्राम्बिन, हिपैरिन,
लाइसोजाइम, ये तीनों पदार्थ भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा में इन तीनों पदार्थ के अतिरिक्त प्रोथ्राम्बिन, लाइसोजाइम और हिपैरिन नामक पदार्थ भी दोस्तों किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो एक बार इसका रिवीजन कर ले दोस्तों। जो प्लाज्मा का दोस्तों जो मात्रा होता है वो रुधिर का कितना प्रतिशत होता है? 55% भाग होता है। यानी रुधिर में प्लाज्मा की जो मात्रा होता है वो कितना होता है? 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर दोस्तों जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% होती है। प्लाज्मा में दोस्तों 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है और इनमें से कुछ प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन्स। यहाँ पे ना दोस्तों इन तीनों प्रकार के पदार्थ का निर्माण जो करता है दोस्तों वह हमारा लीवर करता है। फाइब्रिनोजेन दोस्तों क्या करता है? तो फाइब्रिनोजेन रुधिर का थक्का बनाने में ना दोस्तों क्या करता है? मदद करता है। कहीं पर भी हमारा चोट लग जाता है तो वहां से रुधिर दोस्तों निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कुछ ही समय में ना थक्का बना करके बाहर निकलने से ना रोकने में ये क्या करता है? फाइब्रिनोजेन मदद करता है। और इसीलिए दोस्तों फाइब्रिनोजेन को जामन पदार्थ कहते हैं। फाइब्रिनोजेन को दोस्तों क्या कहते हैं? जामन पदार्थ कहते हैं, क्योंकि यह रुधिर का थक्का बनाने में दोस्तों क्या करता है? मदद करता है। प्रोथ्राम्बिन भी दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के लिए लाभदायक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में दोस्तों ये पार्टिसिपेट करता है प्रोथ्राम्बिन। इसको भी प्रोथ्राम्बिन को भी दोस्तों क्या कर सकते हैं? प्रोथ्राम्बिन को भी हम जामन पदार्थ कह सकते हैं। प्लाज्मा में दोस्तों हिपैरिन होता है। हिपैरिन जस्ट फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्राम्बिन का उल्टा काम करता है। यह रुधिर का थक्का बनाने से रोकता है दोस्तों, यानी रुधिर का थक्का बनाने से दोस्तों जो हिपैरिन होता है वह रोकता है। इसीलिए हिपैरिन को दोस्तों प्रतिजामन पदार्थ कहते हैं, क्योंकि वह रुधिर का थक्का बनने नहीं देता है। एल्बुमिन का दोस्तों क्या है? प्रासरण दाब और जल तथा लवण की मात्रा को बनाए रखना। ग्लोब्यूलिन्स का दोस्तों कार्य क्या होता है? यह हमारे शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें से कुछ ग्लोब्यूलिन्स ऐसे होते हैं, इसमें से कुछ ग्लोब्यूलिन्स ऐसे होते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को दोस्तों नष्ट करते हैं और उस प्रकार के ग्लोब्यूलिन्स को दोस्तों गामा ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। तो इसका फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्लाज्मा के बारे में हम और ही जानकारी प्राप्त करें। आइए दोस्तों प्लाज्मा के बारे में हम कुछ और जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों प्लाज्मा में से रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक को अगर हम निकाल देते हैं, प्लाज्मा में से दोस्तों रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक को अगर हम निकाल देते हैं तो उसको सीरम कहते हैं। यानी कोई पूछे कि सीरम किसको कहते हैं, सीरम किसको कहते हैं, तो प्लाज्मा में से, किसमें से दोस्तों? प्लाज्मा में से, प्लाज्मा में से माइनस का दोस्तों साइन है, यानी प्लाज्मा में से हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक पदार्थ को। यानी दोस्तों सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा में से क्या दोस्तों निकाल रहे हैं? रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक को निकाल ले रहे हैं। यानी रुधिर का थक्का बनाने वाले दोस्तों कारक क्या हो सकता है? तो हमने यहाँ पे बताया है कि रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक क्या हो सकते हैं? फाइब्रिनोजेन हो सकता है, फाइब्रिनोजेन, थ्राम्बिन या प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन ईटीसी। यानी दोस्तों प्लाज्मा में से ना फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्राम्बिन, इसको अगर दोस्तों निकाल देंगे तो उसको क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। यानी सीरम प्लाज्मा का वह भाग है जिसमें से ना रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक को दोस्तों हम क्या कर दे रहे हैं? प्लाज्मा में से निकाल दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है? सीरम बन रहा है। यानी प्लाज्मा में से दोस्तों रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक को जब हम निकाल देंगे तो उसको क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। नेक्स्ट जो दोस्तों जो पॉइंट है, तो इसमें प्लाज्मा के दोस्तों जो अंदर बहुत सारे
इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जिसको हम अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत लिखवा रहे हैं। यानी प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में अगर देखा जाए, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें सोडियम आयन, पोटेशियम क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, उसके बाद दोस्तों कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट आयन NaHCO3 माइनस और आयोडाइड आयन भी पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा के अंदर दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ की जब बात किया जाए तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और आयोडाइड आयन पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों प्लाज्मा के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार के दोस्तों क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और इस एंजाइम को दोस्तों कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्राइड। इस एंजाइम का दोस्तों क्या नाम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड यानी दोस्तों प्लाज्मा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम पाया जाता है। और यह एंजाइम दोस्तों प्लाज्मा के अंदर जो जल पाए जाते हैं, यह जल कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में दोस्तों, कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम की उपस्थिति में। और यह दोस्तों क्या बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, H2CO3। यानी यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्लाज्मा के अंदर जो जल कितने प्रतिशत से पाए जा रहे हैं, 90 से 92%, वह जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में ना कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम की उपस्थिति में वीक यानी उत्क्रमणीय बॉन्ड के द्वारा दोस्तों जुड़ करके क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक अम्ल बना ले रहे हैं। और यह कार्बोनिक अम्ल पुनः टूट जाता है, यह कार्बोनिक अम्ल पुनः टूट जाता है अपने आयनों में, यानी H प्लस आयन और प्लस HCO3 माइनस आयन, जिसको बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन जो होता है दोस्तों, वह प्लाज्मा के द्वारा 75 से 80% दोस्तों होता है। फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे शरीर के अंदर जैविक क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो बनते हैं, उनका परिवहन दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा 75 से 80% होता है। यानी कोई कहे कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। वो भी कितना प्रतिशत जो दोस्तों, तो 75 से 80% दोस्तों प्लाज्मा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अब किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। यानी जल कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना रहा है और कार्बोनिक अम्ल पुनः जो दोस्तों टूट जा रहा है किसमें, H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन में ना। तो यही बाइकार्बोनेट जो आयन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों परिवहन कर रहा है। यानी परिवहन करने का मतलब क्या चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे दोस्तों शरीर से ना बाहर निकलना होता है। यानी यह बाइकार्बोनेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों बंद बना करके और जोड़ करके, बंद बना कर जोड़ करके, और यह हमारे शरीर के कोशिका से ना लंग्स तक दोस्तों पहुंचाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ध्यान रखे रहिएगा कि
प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम कहते हैं, और यह एंजाइम जल और कार्बन डाइऑक्साइड से आपस में क्रिया करा करके रिवर्सिबल दोस्तों बॉन्ड बनाता है। यानी रिवर्सिबल एक क्रिया होती है, यानी वीक बॉन्ड ये बनाता है। और क्या बना ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना ले रहे हैं। यह कार्बोनिक अम्ल दोस्तों H+ और HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन में ना दोस्तों ये क्या हो जा रहे हैं? टूट जा रहे हैं। और यही बाइकार्बोनेट आयन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में ना मुख्य भूमिका निभाता है। और हम आपको बता दें कि प्लाज्मा के द्वारा दोस्तों 75 से 80% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन होता है। और किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा होता है। और उसके बाद दोस्तों केवल 20 से 25% दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन जो होता है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो उसका बाद दोस्तों हम आगे उसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ रिवीजन कर लें। सीरम दोस्तों किसको कहते हैं? तो सीरम उसको कहते हैं प्लाज्मा में से जब रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक को निकाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों, प्लाज्मा में से रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक को निकाल देंगे तो उसको क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का साइन है, प्लाज्मा में से दोस्तों हम निकाल रहे हैं। दूसरी बात, अकार्बनिक पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों तो इतने सारे पदार्थ दोस्तों पाए जाएंगे। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, कार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और आयोडाइड आयन कुछ मात्रा में ना पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा के अंदर जो एंजाइम दोस्तों होता है वो क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्राइड दोस्तों एंजाइम होता है। और यह कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में जोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में जुड़ करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। और यह कार्बोनिक अम्ल दोस्तों पुनः अपने आयनों में टूट जाता है जिससे हाइड्रोजन प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन दोस्तों बनता है। यह बाइकार्बोनेट आयन ही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में ना मुख्य भूमिका निभाता है। और आप लोगों को हम बता दिए हैं कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वह 75 से 80% दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। और किस रूप में करता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में करता है। इसका भी दोस्तों फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों प्लाज्मा का नेक्स्ट अगर जो बात हम करें तो आप लोग जान रहे हैं कि 75% से 80% कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों परिवहन किसके द्वारा हो रहा है? तो प्लाज्मा के द्वारा हो रहा है। यानी ये इस प्रकार के प्लाज्मा, यानी जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यानी जिस प्लाज्मा में ना, यानी रुधिर के जिस प्लाज्मा में ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है उस रुधिर को दोस्तों अशुद्ध रुधिर कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या चीज है कि अशुद्ध रुधिर को दोस्तों किस बेसिस पे अशुद्ध रुधिर कहते हैं? तो अशुद्ध रुधिर में दोस्तों CO2 की मात्रा जो होती है वह ज्यादा होती है। अशुद्ध रुधिर में CO2 की मात्रा दोस्तों क्या होती है? अशुद्ध रुधिर में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों क्या होती है? कम होती है। उसी को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। और शुद्ध रुधिर दोस्तों किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया कि जो प्लाज्मा जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 75 से और 80% तक करते हैं। यदि हम अशुद्ध रुधिर के दोस्तों प्लाज्मा का बात कर रहे हैं, अशुद्ध रुधिर के दोस्तों प्लाज्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों क्या है? कम है। तो ये अशुद्ध रुधिर को डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड भी कहते हैं। अशुद्ध रुधिर को दोस्तों क्या कहते हैं? डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड। और इसमें दोस्तों हम बता दें कि डीऑक्सीजीनेटेड रुधिर में ना दोस्तों CO2 की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों क्या होती है?
लगभग ना के बराबर यानी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ना दोस्तों देखा जाए तो जो हमारा अशुद्ध रुधिर होता है, अगर जो वह डीऑक्सीजनेटेड रुधिर में देख रहे हैं, जो हमारा अशुद्ध रुधिर होता है, अगर जो 100 ml अशुद्ध रुधिर है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर जो 100 ml लिए हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा होगी वह 4 ml होगी। 4 ml दोस्तों क्या होगा? CO2 होगा। यहाँ पे फिर से दोस्तों आप लोग बात कर देख लीजिएगा, अशुद्ध रुधिर में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों क्या होती है? कम होती है। अच्छा है वह ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर जो दोस्तों हम 100 ml लें, यानी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रुधिर को दोस्तों लें, तो उसमें कितना ml दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा? तो कितना ml? 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें घुली रहेगी। यानी डीऑक्सीजनेटेड रुधिर दोस्तों 100 ml अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से ना कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाएगा? तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या पाया जाएगा? गैस पाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों हम लिखेंगे नहीं, वैसे ही लेक्चर में ही हम बता दे रहे हैं कि हमने बताया था कि प्रोथ्राम्बिन दोस्तों प्लाज्मा में पदार्थ पाया जाता है। प्रोथ्राम्बिन दोस्तों रुधिर का थक्का बनाने में ना मदद करता है। इसके जस्ट उल्टा दोस्तों हिपैरिन होता है जिसका निर्माण लीवर में होता है। हिपैरिन दोस्तों रुधिर का थक्का बनाने से रोकता है। प्रोथ्राम्बिन दोस्तों क्या कर रहा है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायता कर रहा है। लेकिन हिपैरिन क्या कर रहा है? हिपैरिन रुधिर का थक्का बनाने से रोक रहा है। और हिपैरिन का दोस्तों निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो हिपैरिन का दोस्तों निर्माण जो हो रहा है वह लीवर में हो रहा है। उसके बाद दोस्तों जो लाइसोजाइम जो होते हैं, ये भी कुछ प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले रोग और वो या चाहे जीवों को दोस्तों मारने का काम करते हैं। कौन? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम दोस्तों जो होता है वह हमारे आंसू में भी पाया जाता है। तो आज के टॉपिक में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार। और हम आशा ये कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों रुधिर कर्का के बारे में हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।